हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम पॉस्को एक्ट 2012 के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये एक्ट आखिरकार क्यों लाया गया और क्या वे वजह थी जिनकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा, और इस एक्ट के आने के बाद क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आप तक अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे या हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉस्को एक्ट 2012। देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीआई इंस्ट्रक्टर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये जो पीडीएफ है वहां पर अटैच कर दूंगा। तो देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 क्यों लाया गया। कि होता क्या था कि जो भी बालक थे, किसी कंपनी में या किसी के अंडर में काम करते थे, तो उनका जो है सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता था, उन्हें गलत तरीके से उनका फ़ायदा उठाया जाता था, जिसको देखते हुए ये जो एक्ट है ये लाया गया। देखिए, बात करें अगर 11 दिसंबर 1992 में, तो भारत सरकार द्वारा ये जो एक्ट है वो अंगीकृत किया गया और इसे 19 जून 2012 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। साथ ही साथ 14 नवंबर 2012 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये जो एक्ट है वो लागू हो गया। यह भारतीय गणराज्य के 63वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित है। इस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल 9 अध्याय और 46 धाराओं का उल्लेख किया गया है। पॉस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी बच्चे थे उनका सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उनसे प्रिवेंशन के लिए इस एक्ट को लाया गया था और इसी आधार पर इसका नाम जो है पॉक्सो रखा गया। तो पॉक्सो जो है वो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। इसे बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने हेतु लागू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसका खंड 3 में राज्य को, देखिए राज्य से मतलब होता है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें हम राज्य की संज्ञा देते हैं संविधान के अंतर्गत। तो खंड 3 में राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए जो है अनुच्छेद 15 में बताया गया है। बालक अपराध मनोविज्ञान जनक हैं सीजर लैम्ब्रोसो। इन्होंने जो है पॉक्सो एक्ट की जो है परिभाषा दी थी और इन्होंने ही इसके बारे में बताया है कि बालक अपराध के जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ बालकों की जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी आप बीती सुनकर इस चीज़ पर मंथन करके ये जो एक्ट है वो बनाया और इन्हीं के द्वारा ये एक्ट सुझाया भी गया था। देखिए, अगर बात करूं अध्याय 1 की, अध्याय 1 में धारा 1 जो है इसके अधिनियम का संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और इसके प्रारंभन आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। जबकि धारा 2 में इसके अंतर्गत आने वाली अनेक परिभाषाओं का वर्णन है, जिसमें जो शब्द है बालक, जिसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आखिरकार बालक होता क्या है। देखिए, बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। देखिए, बालक की जो संज्ञा है
वो किसे दी जाएगी? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। साझी गृहस्थी, देखिए साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी से मतलब है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है। देखिए साझी गृहस्थी का साफ साफ अगर मैं शब्दों में मतलब कहूँ तो वो व्यक्ति जो उस बालक के साथ नातेदारी में यानी रिश्तेदारी में यानी रिलेशनशिप में है और साथ ही साथ उसे सेक्सुअल हरास करता रहा है या पास्ट टाइम में उसके साथ रह रहा था, प्रेजेंट टाइम में नहीं रह रहा हो, तो उसे साझी गृहस्थी की संज्ञा दी जाएगी। विशेष न्यायालय, तो देखिए धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का वर्णन है। और विशेष लोक अभियोजक, धारा 32 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक का वर्णन है। अध्याय 2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध की जो श्रेणियां हैं अध्याय 2 में वो डिवाइड की गई हैं कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें प्रवेशन लैंगिक हमला एवं दंड, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला एवं दंड, लैंगिक हमला एवं दंड, गुरुतर लैंगिक हमला एवं दंड तथा लैंगिक उत्पीड़न एवं दंड की संज्ञाएं दी गई हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रवेशन लैंगिक हमला एवं दंड की तो ये धारा 3 एवं 4 में दिया गया है, जिसमें 7 वर्ष से आजीवन जेल व जुर्माने का प्रावधान है। वहीं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला एवं दंड की अगर मैं बात करूं तो धारा 5 एवं 6 में दिया गया है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं लैंगिक हमला एवं दंड की अगर मैं बात करूं तो वहां धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत इसे बताया गया है, जिसमें 3 से लेकर 5 साल तक की जेल तथा जुर्माने का प्रावधान है। गुरुतर लैंगिक हमला एवं दंड की अगर मैं बात करूं तो इसे धारा 9 एवं 10 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें 5 से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। लैंगिक उत्पीड़न एवं दंड की अगर मैं बात करूं तो धारा 11 एवं 12 में इसका वर्णन है, जिसमें 3 साल तक की जेल व जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट है अध्याय 3। देखिए अध्याय 3 में अश्लील प्रायोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड, यानी कि अश्लील प्रायोजन का आप उसके लिए बालक का जो आप यूज़ कर रहे हैं पोर्नोग्राफी वगैरह की उसे दिखाकर या उसकी सहायता से उस बालक का यौन शोषण कर रहे हैं, तो इसके लिए दंड का प्रावधान है जो कि धारा 14 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान जो है धारा 15 में दिया गया है। देखिए आप अश्लील सामग्री वगैरह अगर कोई उसका स्टोरेज करके बालक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 15 में वर्णित है। इसमें अगर मैं सज़ा की बात करूं तो 3 साल तक का कारावास तथा जुर्माना या कारावास व जुर्माना दोनों से आप दंडित किए जा सकते हैं। अध्याय 4 की अगर मैं बात करूं तो अध्याय 4 में किसी अपराध का दुष्प्रेषण और उसको कम करने का प्रयत्न धारा 16 के अंतर्गत बताया गया है। यदि कोई अपराध करता है और उस अपराध को लगातार करता जाता है या बार बार करने का प्रयत्न करता है तो ये जो है इसका जो अपराध है वो धारा 16 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। वहीं अपराध के दुष्प्रेषण के लिए दंड की अगर मैं बात करूं तो धारा 17 के अंतर्गत इसमें वर्णन किया गया है। अपराध के अगर कोई व्यक्ति अपराध का प्रयत्न करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 18 में वर्णित है। अध्याय 5 की अगर मैं बात करूं तो देखिए अध्याय 5 में किसी भी जो समस्या हुई है या जिसके साथ ये ट्रेजिडी हुई है उसकी मामले की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का इसमें वर्णन किया गया है अध्याय 5 में। देखिए विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बाल कल्याण समिति या विशेष न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट करेगी। मामले की रिपोर्ट के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मामले की रिपोर्ट करने का अभिलिखित करने में विफल रहने पर 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी की रिपोर्ट करता है और वो
झूठी रिपोर्ट करता है या ऐसा करने में गलत रहता है तो विफल रहने पर उसका जो है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराता है तो उसे 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रिपोर्ट जो किसी भी प्रकार से बालक की पहचान को प्रकट करती है उसे मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। वहीं अध्याय 6 की अगर बात करें तो बालक के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो यानी कि देखिए, बालक तो बालक ही होता है, उसके जो शब्द हैं वो अपने शब्दों में उसके प्रति हुए उस हरासमेंट को बयां करता है। तो वो अपने कथनों में जो चीज़ कह रहा है तो उस चीज़ को अभिलिखित करने की इसमें अध्याय 6 में प्रक्रिया का वर्णन बताया गया है कि देखिए, बालक के कथन को अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे। बालक के कथन को उसके निवास स्थान या उसके पसंद के स्थान पर रहकर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ताकि वो महिला पुलिस अधिकारी उस बालक से बहुत ही मासूमियत के साथ, एक ममतामयी छवि के साथ उससे चीज़ें समझ सके और ये पता कर सके उस आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। साथ ही साथ बालक से पूछताछ करते समय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में ना आए। यानी कि जिस भी कैंडिडेट्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया है या उसके साथ गलत किया है, पुलिस ये देखेगी कि वो व्यक्ति उसके आसपास ना हो ताकि वो उससे डरे नहीं। किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा तथा पीड़ित बालक से पूछताछ पुलिस थाने से बाहर की जाएगी। बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक दूर रखी जाएगी जब तक कि विशेष न्यायालय कोई आदेश ना दे दे। धारा 27 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, धारा 27 में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध अगर किया गया है या फिर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है तो बालक की चिकित्सीय परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये आपको याद रखनी है कि जो भी चिकित्सीय परीक्षा होती है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत की जाती है। तो चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिस पर बालक भरोसा रखता है। वहीं अध्याय 7 की मैं अगर बात करूं तो इसमें धारा 28 और धारा 32 जो है इम्पोर्टेंट है। तो धारा 28 में इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। धारा 32 में बताया गया है प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर केस की हियरिंग करेगा। अध्याय 8 की अब बात करें तो देखिए, अध्याय 8 में बताया गया है विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों के वर्णन के बारे में। जो भी न्यायालय उस पर्टिकुलर केस की हियरिंग के लिए या ऐसे केसेस की हियरिंग के लिए बनाए गए हैं, उनकी जो शक्तियां हैं और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्याय 8 में बताया गया है। तो देखिए, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करेंगे। मामले का विचरण बंद कमरे में बालक के माता पिता की उपस्थिति में किया जाएगा ताकि इन सब चीज़ों का बालक की जो मानसिकता है या जो उसका अंतर्मन कह लीजिए या उसका जो अविकसित दिमाग है उस पर इन सब चीज़ों का कोई हार्डली इफ़ेक्ट ना पड़े, इसीलिए सभी से दूर बंद कमरे में ये जो केस की हियरिंग वगैरह है ये की जाती है। अध्याय 9 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें धारा 39 और धारा 40 काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 39 में राज्य सरकार न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों की मदद करने के लिए NGO पेशेवरों और विशेषज्ञों को निर्देश दे सकती है।
वहीं धारा 40 में बालक या उसका परिवार अपनी पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के हकदार हैं, परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। देखिए धारा 40 में जो है वो एक विधिक काउंसिल की सहायता आप ले सकते हैं, आप उसके हकदार हैं। लेकिन देखिए सभी का जो कानूनी काउंसिल्स होती हैं, देखिए विधि का मतलब होता है कानून, और विधिक काउंसिल जो है वो कानूनी एक सलाहकार समिति होती है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं इन मामलों में। लेकिन अगर आप उनका खर्चा उठाने में असमर्थ हैं तो विधिक सेवा प्राधिकरण आपको उसकी जगह एक वकील जो है उपलब्ध कराया देगा। पॉक्सो एक्ट संशोधन विधेयक 2019। तो देखिए 18 जुलाई 2019 को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा राज्यसभा में पॉक्सो एक्ट संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो निम्न तथ्यों से संबंधित था। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है। 16 वर्ष तक की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष से के आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। मामले की जांच और प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर खत्म करने का भी प्रावधान है। आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक का प्रावधान है। देखिए एक नोट भी है, इसे भी हमें थोड़ा देखना है। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के से यौन कृत्य करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। यदि कोई पति पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ यौन कृत्य करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को भली भांति और स्पष्ट रूप में समझ में आई होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल पे जो वीडियो हैं उन्हें शेयर भी करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे द्वारा दी गई वीडियो लाभकारी साबित हो। चैनल पर बने रहें, चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच, गुड डे।